तो जैसा कि अपन ने लास्ट क्लास के अंदर अपन ने नोट्स में से डिस्कस करा था इस चैप्टर की थ्योरी। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता रहा था कि बुक में से भी अब एक बार अपन रीड कर लेते हैं एमसीक्यू पर्पज से। तो उसमें अपन ने देखा था कि भैया अपन आज की दुनिया में मार्केट सेलर्स मार्केट नहीं, अब बायर्स मार्केट बन चुका है। ठीक है, तो उसके क्या रीजंस थे मैंने आपको बताया था, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन हो चुका है। जैसे कि अगर आपको फ़ोन ख़रीदना है तो अब आपके पास बहुत सारी चॉइस हो गई, सैमसंग हो गया, एप्पल हो गया, ओप्पो वीवो हो गया। ठीक है, तो इसलिए कंपटीशन बढ़ चुका है। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, एक्सेस कैपेसिटीज़ इन प्रोडक्शन। जैसे कि आप चाइना में देख सकते हो, अगर चाइना को एक पेन भी बनाना होगा तो इतना मास वॉल्यूम में बनाते हैं कि एक पेन की वॉल्यूम बहुत कम रह जाती है। ठीक है, तो अगर आप अब पेन की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए नए सीरीज से स्टार्ट करना चाहते हो तो आप कर ही नहीं पाते हो। ठीक है, तो आपको इन बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद बता रखा था फोर्थ पॉइंट में न्यू मैनेजरियल मेथड्स, यानी कि अब जैसे गूगल कंपनी एक सक्सेसफुल बन गई तो ऐसा नहीं कि अब उसके लिए भी कोई बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज नहीं होगा, उसके लिए भी बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो गया। जैसे कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है। उसके बाद बता रखा था अवेलेबिलिटी एंड एसेसिबिलिटी ऑफ डेटा एंड नॉलेज। तो अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो तो कस्टमर को उसकी प्राइस पहले से ही पता रहेगी। ठीक है, जैसे कि आप कोई दूसरी कंपनी का पेन बना रहे हो तो आप लोग आजकल देख लेते हैं कि भैया अमेज़ोन पे सेम ऐसा प्रोडक्ट कितने का मिल रहा है मार्केट में। तो जो भी आपकी प्रोडक्ट की प्राइस है उसी की जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसके आसपास ही होनी चाहिए, अदरवाइज लोग आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। उसके बाद बता रखा था टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स एंड सर्विसेज। आजकल जैसे कि आपको पता है जस्ट इन टाइम में लोगों को प्रोडक्ट की डिलीवरी मिल जानी चाहिए। अब सप्लायर तय नहीं करेगा कि भैया कितने दिन के अंदर ये प्रोडक्ट कस्टमर के पास पहुंचेगा। अब कस्टमर लोग एक्सपेक्ट करके रखते हैं कि हाँ भैया 1-2 दिन के अंदर मिल जानी चाहिए मैक्सिमम। ईज़ ऑफ ग्लोबल ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्टेशन, आप आज दुनिया में कहीं से भी कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हो। ठीक है, तो आज की दुनिया में चैलेंज क्या रह गया बिजनेसेस के लिए, कुछ ऐसा करना, सेटिस्फाई करना कस्टमर्स को। क्योंकि अगर कस्टमर ने आपका प्रोडक्ट खरीदा और अगर वो सेटिस्फाई नहीं हुआ तो वो आपका प्रोडक्ट अगली बार नहीं खरीदेगा। ठीक है, फिर वो दूसरी और कंपनी दूसरी जगह से खरीद लेगा। ठीक है, तो आज का सबसे बड़ा ये चैलेंज है बिजनेस के अंदर कि कस्टमर को सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए आप देख सकते हो जैसे कि एप्पल का जब भी आप फ़ोन खरीदते हो तो उसमें जब भी आप अनबॉक्सिंग करते हो, ठीक है, तो उसका में जो कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिलता है, एप्पल कंपनी उसके लिए भी लाखों रुपए खर्च करती है। ठीक है, ताकि कैसे कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिले। तो उसमें उसके आगे अपने पास दे रखा है बुक के अंदर कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। इसमें बता रखा है भैया क्वालिटी इज कंसर्न विद कन्फर्मेंस टू स्पेसिफिकेशन। कस्टमर को क्या चाहिए उस प्रोडक्ट के अंदर वैसा होना चाहिए। जैसे कि आप फ़ोन बना रहे हो तो कस्टमर का एक एक्सपेक्टेशन होता है कि भैया कैमरा इतना होना, अच्छी क्वालिटी, इतना मेगापिक्सल का होना चाहिए। ठीक है, ये फीचर भी होने चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड भी फीचर्स होने चाहिए। एबिलिटी टू सेटिस्फाई कस्टमर एक्सपेक्टेशंस, जो कस्टमर एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे कि आज एक मोबाइल के अंदर सब आ गया, कैलकुलेटर आ गया, अलार्म आ गया। ठीक है, एंड वैल्यू फॉर मनी, कस्टमर आपका प्रोडक्ट तभी खरीदेगा जब उसका कुछ मिल रहा होगा। ठीक है, वो आपको मनी तभी देगा जब उसको कोई वैल्यू आपका प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है अगर आप कोई भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो। उसके बाद बता रखा व्यूज़ रिगार्डिंग कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। ठीक है, इसमें अपन ने देखा था हायर क्वालिटी मीन्स अ हायर कॉस्ट। क्वालिटी एट्रीब्यूट्स सच एज परफॉर्मेंस एंड फीचर्स कॉस्ट मूव इन टर्म्स ऑफ लेबर, मटेरियल, डिज़ाइन एंड अदर कॉस्टली रिसोर्सेज। आपको कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसकी डिज़ाइन पर भी खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, कस्टमर को एकदम अट्रैक्टिव लगना चाहिए आपका प्रोडक्ट। ठीक है, एकदम गुड क्वालिटी का रॉ मटेरियल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भैया चीप क्वालिटी का आपने प्रोडक्ट के अंदर रॉ मटेरियल यूज़ कर लिया, अदरवाइज़ वो आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। ठीक है, तो अगर आपको अच्छे क्वालिटी का बनाना है तो उसके लिए खर्चा भी फिर ज़्यादा ही होगा। ठीक है, द एडिशनल बेनिफिट्स दैट आर गेन फ्रॉम इम्प्रूव्ड क्वालिटी डू नॉट कंपनसेट फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस। उसके बाद दे रखा है द रिजल्टेंट सेविंग्स आर ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ इम्प्रूविंग क्वालिटी। वही है, कस्टमर को डिफेक्ट आपके प्रोडक्ट में पता चले उससे पहले आपको वो डिफेक्ट सही करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट के अंदर डिफेक्ट बता रहा है कि अरे भैया इसमें तो, इस प्रोडक्ट में तो ये फीचर ही नहीं है,
तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर अगर आप उस फीचर को इम्प्रूव करोगे, ठीक है, जैसे कि बैटरी ख़राब लगा दी अपने फ़ोन में, तो फिर आप उसको वापस रिप्लेस करोगे तो उसमें आपका खर्चा ज़्यादा लग जाएगा। इससे अच्छा है कि भाई आप पहले ही सही अच्छी लगाते, 2 बार चेक करके लगाते, तो उससे आपका सेविंग ज़्यादा ही होता है, ठीक है। वरना वापस से बदलोगे उस फ़ोन की बैटरी तो उस पर ज़्यादा एक्सपेंस लग जाएगा, क्योंकि एक बार आप ऑलरेडी ख़राब लगा चुके हो, उसके बाद उसको रिप्लेस करके सही लगाने, तो लेबर तो दोनों में ही लग रहा है, टाइम भी दोनों में ही लग रहा है। तो इसलिए बोला जाता है कि भैया आप कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी को ज़्यादा रखोगे तो कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी ऑटोमेटिक कम रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप कुछ बातें दे रखी प्रिवेंशन कॉस्ट, जो MCQ पर्पज से जो आ सकते हैं, तो वो आपको एग्जांपल से एक बार रीड कर लेने चाहिए, ठीक है। क्योंकि ऐसा आ सकता है जैसे कि क्वालिटी इंजीनियरिंग, क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी रिपोर्टिंग आर द एग्जांपल्स ऑफ विच कॉस्ट। तो उसमें आपको वो MCQ दे सकते हैं, अप्रेजल कॉस्ट, प्रिवेंशन कॉस्ट। तो ये सारी चीज़ें एक बार आपको याद नहीं भी रखो तो एक बार आपको रीड कर लेनी चाहिए, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको, ठीक है। जैसे कि न्यू मटेरियल की टेस्टिंग, ठीक है, सप्लायर का इवैल्यूएशन है, सिलेक्शन, ठीक है, प्रोसेस इंजीनियरिंग, ये सारे पॉइंट्स आप रीड कर सकते हो, ताकि कोई भी MCQ में आ जाए तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सको कि इसका आंसर ये है, ठीक है। अप्रेजल कॉस्ट में दे रखा है जैसे कि प्रोडक्ट बन चुका है, एक बार सैम्पल बेसिस पर उसकी टेस्टिंग कर लो, फिर आप 10 लाख यूनिट्स जितना भी आपको यूनिट्स प्रोड्यूस करना है, फिर आप मशीन में ऑर्डर करो, ठीक है। प्रोसेस एक्सेप्टेंस, प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस, जो प्रोडक्ट मशीन से बन के आया है वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है, ठीक है, पूरा सही से मैन्युफैक्चर हुआ है क्या। क्योंकि अगर मान लो जैसे कि ये पेन का ढक्कन है, ठीक है, अब इसका थोड़ा सा भी ज़्यादा बन जाता है, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो इसमें अब थोड़ा सा भी गैप ज़्यादा होता है तो ये इसके अंदर ऑटोमेटिक फिट होता ही नहीं, तो ये फालतू वेस्टेज हो जाता। तो इसलिए ये सारी अप्रेजल कॉस्ट ये उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल से आप रीड कर सकते हो सिर्फ MCQ पर्पस के हिसाब से। इंटरनल फेलियर कॉस्ट में बता रखा है, ठीक है। अब आपका प्रोडक्ट बन चुका है, उसके अंदर कोई डिफेक्ट रह गया जो आपको पता चला, कस्टमर पहचाने उससे पहले आपको पता चला है, तो ये उसके एग्जांपल दे रखे हैं, ठीक है। एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट बता रखे हैं, जैसे कि कोई कस्टमर ने आपके प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट पाया तो अब उसको आपको वापस रिकॉल करने की कॉस्ट लगेगी, वारंटी, रिपेयर, प्रोडक्ट की लायबिलिटी, और उससे आपका मार्केट शेयर भी कम हो सकता है। तब आपको कितना खर्चा करना चाहिए इन सब पर, तो इसमें बता रखा है। बेस्ट अप्रोच क्या है, आप एज अ COQ को आप अलोकेट करो एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट। जैसे कि आपकी टोटल कॉस्ट है 100%, तो इसमें आप देख लो कितना आपने कैटेगराइज कर रखा है, इस पर 40 40 20 20, तो इस तरीके से आप कैटेगराइज कर सकते हो, ठीक है। 10 10 ऐसे भी कर सकते हो, जो भी। अब उसके बाद अपने पास कुछ प्रैक्टिकल पार्ट आता है, ठीक है, पर उससे पहले एक बार अपन थ्योरी को कंप्लीट कर लेते हैं। ऑप्टिमल COQ, ठीक है, वही बता रखा है भैया अपन को एक चीज़ पर अपन ज़्यादा भी खर्च नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि अपन प्रिवेंशन कॉस्ट को टोटल अपना बजट है भैया 12 लाख, तो उसमें से अपन ऐसा नहीं कर सकते कि 8 लाख सिर्फ अपन प्रिवेंशन कॉस्ट पर ही खर्च कर दें, फिर बाकी के लिए नहीं करें। तो इसमें बता रखा है भैया एक एक्सेप्टेबल लेवल तक चलेगा, ठीक है। ये जैसे कि आप सोचो कि नहीं भैया कोई भी हम 10 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके अंदर 0 डिफेक्ट होना चाहिए, पर ये भी गुड नहीं माना गया है कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ अ कंपनी, क्योंकि उससे कंपनी की कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए बता रखा है कि भैया कॉस्ट ऑफ क्वालिटी ऑप्टिमल होना चाहिए। उसके बाद अपन ने देख चुके हैं कि भैया इसको मॉडल को अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आपको जितने भी आपके प्रोडक्ट के अंदर सिस्टम के अंदर फेलर्स है उसके अंदर सारे नंबर्स इकट्ठे करने हैं, ठीक है। फिर उसको क्वांटिफाई करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, फिर एलोकेट करो, फिर उसको इवेलुएट करो, ठीक है। उसके बेसिस पर अगली बार फिर से चेंजेस करो। उसके बाद आपको दे रखा था आइसबर्ग मॉडल दे रखा था, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है, आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसमें कई सारी कॉस्ट ऑफ क्वालिटी हिडन होती है, तो ये उसके एग्जांपल बता रखे हैं। जैसे कि कस्टमर रिटर्न करता है, इसमें भी कंपनी का बहुत टाइम जाता है, पेपर वर्क होता है बहुत सारा, एक्सेस इन्वेंट्री, अनयूज्ड कैपेसिटी, तो ये भी कहीं ना कहीं
कंपनी के लिए एक तरीके से कॉस्ट ही है, ठीक है। टाइम विद डिससेटिस्फाइड कस्टमर, IT कॉस्ट, कस्टमर हैंडलिंग, ठीक है। इन सबको आप रीड कर सकते हो MCQ पर्पज़ से। सबसे ज़्यादा जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है वो, अगर आप MCQ पर्पज़ से पढ़ रहे हो तो आपको ये एग्जांपल्स पता होने चाहिए, ठीक है। रीड इसको प्रायोरिटी बेसिस पे करनी है। तो उसके बाद अपन अब शुरू कर लेते हैं प्रैक्टिकल पोर्शन, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 से अपन शुरू कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आपको बता रखा है लाइफवेल लिमिटेड इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दैट प्रोड्यूसेस अ वाइड रेंज ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स फॉर होम कंजम्पशन। अमंग द पॉपुलर प्रोडक्ट्स LED लैम्प्स। द कंपनी एज अ क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। अभी तक कोई भी चीज़ काम की नहीं है, यहाँ से काम का। एज पर द रिसेंट कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी रिपोर्ट द करंट रिजेक्शन रेट फॉर LED लैम्प्स इज 5% ऑफ इनपुट यूनिट्स, ठीक है। अभी आपको बता रखा है कि भैया कंपनी का देखो जो भी डेटा है, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो भी डेटा क्वेश्चन में दे रखा है उसको आप पहले लिख लो। जैसे कि अभी आपको क्या दे रखा था, करंट रिजेक्शन रेट बता रखा है, कितना है 5% है ऑफ इनपुट यूनिट्स, ठीक है। जो भी डेटा दे रखा है सबसे पहले वो लिखो। उसके बाद क्या दे रखा है, ईच यूनिट दैट इज रिजेक्टेड रिजल्ट्स इन अ ₹200 लॉस टू द कंपनी। यानी कि एक यूनिट अगर रिजेक्ट हुई, ठीक है, मान लो 10 लाख यूनिट्स कंपनी बनाती है, तो एक यूनिट कंपनी ने रिजेक्ट करा तो उससे कंपनी को नुकसान होता है ₹200 का, ठीक है। रिजेक्टेड पर यूनिट लॉस ₹200, ठीक है। द क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट हैज प्रपोज्ड फ्यू चेंजेस टू द इंस्पेक्शन प्रोसेस दैट विल इनेबल अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिफेक्ट्स। तो भाई अभी जो कंपनी है वो सेटिस्फाई नहीं की भैया, अभी तो बहुत ज़्यादा डिफेक्ट हो रहा है 5%। कंपनी क्या चाहती है कि भैया ये कम हो जाना चाहिए, तो उन्होंने क्या करा, दिस विल रिड्यूस द ओवरऑल रिजेक्शन रेट फ्रॉम 5% टू 3% ऑफ यूनिट्स इनपुट। तो अब भैया कंपनी चाहती है कि भैया नई स्कीम कंपनी ला रही है, उससे क्या होगा, रिजेक्शन रेट अभी 5% है, उससे 3% हो जाएगा, ठीक है। द इम्प्रूव्ड इंस्पेक्शन प्रोसेस वुड कॉस्ट द कंपनी ₹15,000 ईच डे। और यही नई स्कीम में क्या होगा भैया, इंस्पेक्शन कॉस्ट लगेगा ₹15,000 पर डे का। तब आपसे पूछा कि भैया क्या ये नया प्रपोजल है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उससे कंपनी का फ़ायदा होगा या नहीं होगा, ये आप बताओ। तो मैं आपको इस क्वेश्चन को एक्चुअली मैंने सॉल्व कर रखा है, इसलिए सॉल्व करा ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है। अदरवाइज़ मैं पहले लिखूँगा फिर समझाऊँगा, तो उसमें हो सकता है आप कुछ अच्छा कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं मिले, ठीक है। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन में क्या करा, अपन ने जो भी क्वेश्चन में दे रखा था वो सारा डेटा लिख लिया। उसके बाद अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं। टोटल कॉस्ट बिफोर स्कीम। आपसे पूछा है क्वेश्चन के अंदर क्या मैं नई स्कीम को इम्प्लीमेंट करूँ या नहीं करूँ। तो भैया पुरानी स्कीम में सबसे पहले अपन देखते हैं टोटल खर्चा कितना हो रहा था। इसमें बता रखा है भैया 5,000 यूनिट्स थी टोटल, ठीक है। उसका 5% होता है रिजेक्शन, ठीक है। 5,000 का 5%, एक यूनिट से लॉस कितना होता है, जितनी भी यूनिट रिजेक्ट होती है उससे पर यूनिट लॉस होता है ₹200 का। तो टोटल खर्चा हो रहा था पहले 50,000 का, ठीक है, पुरानी स्कीम के अंदर। नई स्कीम आई उसमें क्या हुआ, अभी भी 5,000 यूनिट्स ही बनेंगे। अब रिजेक्शन रेट कितना हो जाएगा, 3% हो जाएगा। 5,000 का 3%, एक यूनिट का लॉस होगा तो उससे कंपनी को नुकसान होगा ₹200 पर यूनिट। तो ये अपने पास आ गया 30,000। अब नई स्कीम ला रहे हो तो इंस्पेक्शन कॉस्ट भी लगेगा 15,000, ठीक है। तो टोटल खर्चा हो गया 45,000 का नई स्कीम के अंदर। दोनों को कंपेयर कर लो। नई स्कीम में फ़ायदा है भैया, कम खर्चा हो रहा है, 5,000 का बेनिफिट हो जाएगा कंपनी को। अब अगर आप चाहो तो इसको मैं वापस भी सॉल्व कर सकता हूँ। आई थिंक मेरे को नहीं लगता कि भैया इतने आसान क्वेश्चन को वापस से सॉल्व करना चाहिए, पर आपको ज़रूर सॉल्व करना चाहिए, एक बार ज़रूर सॉल्व करना चाहिए क्योंकि आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन एनालाइज द मैक्सिमम रिजेक्शन रेट बियॉन्ड विच द प्रपोजल सीजेस टू बी बेनिफिशियल। यानी कि मैक्सिमम रिजेक्शन रेट कितना होना चाहिए, उसके बाद ये जो नई स्कीम है वो बेनिफिट देना बंद कर देगी। बहुत आसान तरीके से समझते हैं भैया। यानी कि टोटल कॉस्ट नई स्कीम में, ठीक है, देखो 5,000 यूनिट से बनेगी। आपसे पूछा है कि भैया रिजेक्शन रेट कितना होना चाहिए, उसके बाद ये भैया स्कीम बेनिफिट देना बंद कर देगी, ठीक है। तो भैया रिजेक्शन रेट मुझे नहीं पता, इनटू मेरे को ये तो पता है अगर एक यूनिट
रिजेक्ट हुई तो उससे नुकसान होगा 200 रुपये का, ठीक है। और ये 15,000 का तो भैया इंस्पेक्शन कॉस्ट लगने ही वाला है, ठीक है। यानी कि नई स्कीम ला रहे हैं तो 15,000 तो लगेगा ही लगेगा। तो अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, बस इसको आप सॉल्व कर सकते हो। आई थिंक 15,000 डिवाइडेड बाय 200 कर लो सबसे पहले। तो ये अपने पास आ गया कितना, 75 डिवाइड कर दो भैया 5,000 से, इंटू 100 कर दो, परसेंटेज में आ जाएगा 1.5%, ठीक है। एक्स आ गया 1.5%, यानी कि अगर सेविंग हुई लेस देन 1.5%, देन आई विल नॉट एक्सेप्ट। इसका क्या मतलब हुआ, ये नई स्कीम अपन ने लगाई थी तो उससे रिजेक्शन रेट हो गया 3%, यानी कि अगर मान लो 5 की जगह 1.5 से कम करो, 5 माइनस 1.5, तो ये अपने पास कितना हो गया 3.5%। ये मैं लिख देता हूँ इसको, ठीक है। यानी कि 3.5% इतना तो होना ही चाहिए, ठीक है। इससे कम होगा रिजेक्शन रेट तो चलेगा, ठीक है। मान लो पहले 5% था, नई स्कीम लगाई, उसके बाद रिजेक्शन रेट हो गया 4%, कंपनी को नई स्कीम में नुकसान हो जाएगा। कैसे चेक करोगे, 5,000 इंटू 4% इंटू 200 प्लस 15,000 कर लो, जो आंसर आएगा इसको कंपेयर करके देख लो अगर आपको वेरीफाई करना है तो, ठीक है। तो यानी कि भैया आपसे पूछा है कि भैया कम से कम इतना तो रिड्यूस होना ही चाहिए 5% में से। पहले था 5%, अब उसके बाद 1.5% तो मिनिमम रिड्यूस होना ही चाहिए, तब जाके कंपनी को नई स्कीम में फ़ायदा होगा, ठीक है। मिनिमम 1.5%, तो 5 माइनस 1.5 कर सकते हो, ठीक है। कितना आ रहा है 5 माइनस 1.5, 3.5 आ रहा है, ठीक है। 3 हुआ, अच्छा है। 2% होता तो बहुत अच्छा होता, 1% हो जाता, 5% से 1% हो जाता नई स्कीम में रिजेक्शन रेट, तो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो कंपनी को और ज़्यादा फ़ायदा होता है, ठीक है। मिनिमम इतना तो रिजेक्शन रेट रिड्यूस होना ही चाहिए, मिनिमम इतना रिड्यूस होना ही चाहिए, ठीक है। 5 माइनस 1.5 मिनिमम इतना तो आना ही चाहिए, ठीक है। इससे कम होगा चलेगा रिजेक्शन रेट, ठीक है। अपन तो यही चाहेंगे ना भैया, अगर अपन 100 यूनिट्स बना रहे हैं तो अपन चाहेंगे कम से कम यूनिट्स का कम से कम परसेंटेज में रिजेक्शन होना चाहिए, ठीक है। पहले 5% हो रहा था, तो अब तो मैं यही चाहूँगा कि भैया नई स्कीम में 1% हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आई थिंक मैंने बता दिया, फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, ठीक है। मैंने आपको बेस्ट तरीके से भैया समझाया, फिर भी कोई डाउट है तो इट्स ओके, आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। एक और केस सिनेरियो 2.9 पर, ठीक है। जो भी आपके ICA मॉड्यूल के सबसे पहले अपन उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, JK Limited produces and sells a single product. Presently the company is having its quality control system in a small way at an annual external failure and internal failure cost of rupees 4,40,000 and 8,50,000 respectively. सबसे पहले जो दे रखा है उसको लिखो, ठीक है। एक्सटर्नल फेलियर दे रखा है भैया कितना, 4,40,000 और इंटरनल फेलियर है 8,50,000। जो क्वेश्चन में दे रखा था मैंने उसको लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है, एज द कंपनी इज नॉट एबल टू इंश्योर सप्लाई ऑफ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स up to the expectations of its customers and want to manage competition to retain market share, consider an alternative quality control system. कुछ ही नहीं किया, ये शॉर्ट में बोलना चाह रहे हैं, उन्होंने नई स्कीम इंट्रोड्यूस करी। It is expected that the implementation of a system annually will lead to a prevention cost of rupees 5,60,000 and an appraisal cost of rupees 70,000, ठीक है। तो अब भैया कंपनी चाहती है ये खर्चा कम हो जाए, तो उन्होंने क्या करा, प्रिवेंशन कोस्ट करा 5,60,000 का और अप्रेजल कोस्ट करा रुपीज़ 70,000 का, और साथ में एक्सटर्नल एंड इंटरनल फेलियर कोस्ट भैया रिड्यूस हो गया 1 लाख एंड 4,10,000 से, ठीक है। तो इसमें से भैया 1 लाख माइनस कर दो, ये रहा, इसमें से 1 लाख माइनस कर दो, इसमें से कितना करोगे 4,10,000 माइनस कर दो, ये आ जाएगा, ठीक है। तो भैया पहले इतना खर्चा होता था, अब आपसे पूछा हुआ है भैया, फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है क्या स्कीम को एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव के बेसिस पर आपको बताना है, ठीक है, एक्सेप्ट करें या नहीं। तो सबसे पहले अपन ये
देखते हैं कि भैया अपन देखते हैं कोई भी स्कीम को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उससे पहले अपन देखते हैं भैया सबसे पहले पुराना खर्चा कितना हो रहा था। पुराना खर्चा बस ये दो ही हो रहा था, 4,40,000 एंड 8,50,000। कुछ नहीं करे प्लस करे, टोटल कॉस्ट मेरा पहले इतना हो रहा था। नई स्कीम इंट्रोड्यूस करी, ये होने लग गया, ये होने लग गया, और ये इतना हुआ, ये रिड्यूस हो गया। पहले इतना होता था, अब ये इतना हो गया, कम हो गया। तो 5,60,000, 70,000, 340, 440, टोटल कॉस्ट हो गया 14,10,000। अब अगर आप नया खर्चा मेरा इतना हो रहा है, पुराना इतना था, फाइनेंशियल बेसिस पर तो आप कह दोगे कि भैया खर्चा बढ़ रहा है, स्कीम को कर दो रिजेक्ट। अब एक और आपसे पूछे नॉन फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से, इसको आप एक्सेप्ट करोगे? मैं बोल रहा हूँ एक्सेप्ट करोगे, क्यों? ज़रा सोचो। मैंने बताया था एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट क्या होता है, ऐसा डिफेक्ट जो कस्टमर आइडेंटिफाई करता है। जैसे कि मैं मान लो आपने फ़ोन बनाया, उसके अंदर बैटरी ख़राब लगा दी और वो कस्टमर के हाथों में ब्लास्ट हो गया, तो उससे क्या हुआ? अगर आप ऐसा कोई भी प्रोडक्ट खरीदोगे तो अगली बार आपका भैया कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, वो जिसके हाथ में वो ब्लास्ट हुआ, ठीक है, वो बैटरी, अब उसके साथ और कोई भी नहीं खरीदेगा, उसका कोई रिलेटिव भी नहीं खरीदेगा, ठीक है। और उससे क्या होगा? गुडविल ख़राब हो जाएगी आपकी कंपनी की भी, प्रोडक्ट की भी। तो उससे क्या होगा? एक्सटर्नल फेलियर तो भले ही आपका भैया यहाँ पुरानी स्कीम में तो यही बता रखा है, एक्सटर्नल फेलियर आपका कम से कम होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि पहले आपका कितना होता था? 4,40,000। तो अगर ये 1,00,000 भी रिड्यूस हो रहा है ना, तो ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए आपको इस स्कीम को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए बता रखा है भैया, कस्टमर से जो भी शिकायत आ रही है ना आपके प्रोडक्ट को लेकर, वो कम से कम आनी चाहिए। क्योंकि अगर भैया फिर आप उस कंप्लेंट को सॉल्व करोगे, बैटरी ख़राब लगा दी, तो वापस आपके वो कस्टमर आ गया कि भैया ये वारंटी में है, तो आप उसको वापस सही करके दोगे, ठीक है। उससे क्या होता है? कंपनी की इमेज ख़राब हो जाती है। तो इसलिए बता रखा है कि भैया एक्सटर्नल फेलियर, अगर मैं बोलता हूँ 50,000 भी अगर ये कम होती ना, तो भी आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एक्सटर्नल फेलियर कम से कम होना चाहिए कोई सी भी कंपनी के लिए, चाहे आप कोई सा भी प्रोडक्ट बेच रहे हो, कपड़े से लेकर कुछ भी जूते तक। तो ये था क्वेश्चन, ठीक है। और उसमें बता रखा है अगर कंपनी जीरो डिफेक्ट करना चाहती है तो उसके लिए कंपनी को क्या एडवाइस दोगे? मैं यही एडवाइस देंगे भैया, कोई भी एलिमिनेशन हो जाना चाहिए, कोई भी किसी भी तरह का वेस्टेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई भी लॉस नहीं होना चाहिए, कोई भी अनप्रोडक्टिव टाइम नहीं होना चाहिए। ये ज़्यादा काम का नहीं है। पहला पार्ट बहुत काम का है MCQ पर्पज़ से, सेकंड और थर्ड पार्ट जस्ट रीड, कोई काम का नहीं है, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे आप रीड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसमें मैं यही बोलूँगा जो काम का है वो फर्स्ट पार्ट ही ऑलरेडी, ठीक है। क्योंकि आपसे MCQ में ये चीज़ें पूछ सकते हैं, ठीक है। सेकंड और थर्ड पार्ट काम का तब होता है जब आपका थ्योरी पेपर होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अपन थ्योरी बेसिस पर ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन शुरू कर देंगे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो अपन भैया इतना पढ़ चुके हैं, 10 पेज पढ़ चुके हैं आई थिंक। तो यहाँ तक आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? जो भी आप अपना एक्सपीरियंस बताओ, शेयर करो, ठीक है। कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना कि भैया ये क्वेश्चन में जो मैंने सॉल्व करवाया वो आपको समझ आए नहीं आए, थ्योरी समझ आई या नहीं आई, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन इसके आगे चलेंगे, ठीक है। तो ये एक तरीके से आप बोल सकते हो, ये हालांकि था तो लेक्चर नंबर 2, पर इसको मैं यूँ ही बोलूँगा लेक्चर नंबर 1 ही था, ठीक है। क्योंकि वो लास्ट वीडियो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, ठीक है। तो उसी के ही आगे मैंने बताया था, बाकी लेक्चर नंबर 2 तो ये होगा, ठीक है। पर जो लास्ट वीडियो अधूरी रह गई थी, इसलिए मैंने इसको लेक्चर नंबर 2 दिया है। बाकी अगर आप देखो कंसेप्ट वाइज तो ये नया कंसेप्ट होगा।